हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू वीएनएमआर यूपीएससी। यहाँ पे हम लोग पावर ऑफ पीवाईक्यू टू एफवाईक्यू सीरीज़ देख रहे हैं। आई होप कि आपने सारे वीडियो प्रीवियसली देखा होगा, ठीक है, और आपको पता है कि इस सीरीज़ का इंपॉर्टेंट कितना है फर्दर एग्जाम में। और जो नए हैं उसको मैं बता दूं कि ये सीरीज़ जो है काफ़ी पहले से कंटिन्यू है। एंड आपके आने वाले सीडीएस एग्जाम में अगर जो सेकंड मोस्ट थिंग आपको चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ आफ्टर योर एनसीईआरटी बुक वो है ये सीरीज़। और ये दोनों सीरीज से मैं गारंटी देता हूँ कि यू कैन क्लियर इजली द जीएस सेक्शन। नॉट ओनली क्लियर, आप आराम से 60+ स्कोर ला सकते हो सिर्फ और सिर्फ जीएस सेक्शन में, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसा मैं बता रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पे जितने भी प्लेलिस्ट हैं, जितने भी अदर एग्जाम्स का, जैसे यूपीएससी अदर एग्जाम जो कंडक्ट कराती है, जैसे एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ एंड सीडीएस, जितने भी सारे एग्जाम है, इवन यूपीएससी, सीएससी, ठीक है। तो एक एक सीरीज करके हम कंप्लीट करते हैं सब्जेक्ट वाइज। एंड देन आप इसको वॉच करो एंड आई कैन गारंटी कि यहाँ से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मैं इवन एग्जाम के पहले, एग्जाम के बाद, हर टाइम पे जब भी क्वेश्चन आएगा मैं आपको विथ प्रूफ के साथ ग्रुप में डाल दूंगा। नाउ यहाँ पे इस सीरीज में क्या कर सकते हो आप कि यहाँ पे जाना 2022 का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। कहाँ पे? तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, राइट। एंड सेकेंडली जो चीज़ है कि आप वहाँ पे ब्लैंक पीडीएफ आपको मिलेगा सिर्फ क्वेश्चन के साथ में। इस वीडियो को देखो, वहाँ पे आप यहाँ से वैल्यू एडिशन कर लेना, राइट, आंसर लिख लेना। एंड देन मैं तो ये बोलूँगा कि पहले आप प्रैक्टिस करो उसको एंड देन फिर यहाँ से आंसर मैच कर लेना। आपको ये वैल्यू एडिशन देखो, मैं यहाँ पे सिर्फ आंसर बताना होता तो मैं कभी ये काम नहीं करता। यहाँ पे सारे ऑप्शन क्यों यहाँ पे है और क्यों उस ऑप्शन से क्वेश्चन आए हुए हैं, ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में मैंने प्रूफ दिखा चुका हूँ, राइट, और आगे भी आएगा, आई नो, ठीक है। तो इसलिए अदर ऑप्शन एनालिसिस भी जरूरी है, वैल्यू एडिशन भी जरूरी है, इसलिए ये सीरीज में कंटिन्यू कर रहा हूँ, नहीं तो मैं इसको नहीं करता अगर सिर्फ आंसर बताना होता तो, ठीक है। तो आई होप कि इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे और आप खुद मुझे बताओगे कि आपको इसका वैल्यू एडिशन आपको कैसा लगा इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। एंड फीडबैक जरूर दो यार, ताकि मेरा मोटिवेशन भी कंटिन्यू रहे आपके साथ साथ, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं 2022 का जो फर्स्ट पेपर हुआ था सीडीएस का, उसका हिस्ट्री क्वेश्चन के डिस्कशन को, राइट। आप यहाँ पे देख सकते हो कि वैल्यू एडिशन एक डेमो के रूप में, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है आपको फर्दर लेक्चर में मिलेगी, ठीक है, एकदम एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन के साथ। और यहाँ पे एनडीए का पॉलिटी हमने कर लिया है, ज्योग्राफी सीडीएस कर लिया है, हिस्ट्री कंटिन्यू कर रहे हैं, एंड सीएपीएफ हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है, ज्योग्राफी कंप्लीट कर लिया है। तो डू वॉच दैट वीडियो टू, ठीक है। मैंने जो प्लेलिस्ट में है इस वीडियो के, मतलब इस चैनल के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो या कोर्स सेक्शन में देख सकते हो कि आपको सारे कुछ मिल जाएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन फॉर टुडे। 2022 का जो सीडीएस का फर्स्ट पेपर था उसका हिस्ट्री क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और जो आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन रहा ये कि इन इंडिया द पीरियड ऑफ स्टीडी पॉपुलेशन ग्रोथ रेफर्स टू द डिकेड्स ऑफ। बेसिकली कह रहा है कि इंडिया में जो है पीरियड ऑफ स्टीडी पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो कौन से डिकेड को रेफर करता है। तो इट वाज 2021 के बाद से 2021 से 1951 तक, ठीक है। इस टाइम पीरियड में जो है जो स्टीडी पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है, ठीक है। बाकी जो अदर पीरियड है उस टाइम पे क्या हुआ था वो मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे 1911 से 1921 तक यहाँ पे जो पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है, ठीक है, ये जो है थोड़ा सा स्लो रहा है, कभी अप कभी डाउन, राइट, 2021 तक। बट 2021 के बाद से जो है पॉपुलेशन ग्रोथ लगातार डाउन नहीं हुआ है, लगातार ग्रो किया हुआ है। इसलिए जो 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोलते हैं हम, ठीक है। तो अगर आपसे फर्दर पूछ दे कि ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कौन से साल को बोलते हैं, तो ये है बेसिकली 1921, ठीक है। नाउ 1951 से 1981 का जो टाइम पीरियड था वो पीरियड था पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का। बेसिकली इस टाइम पे जो है हेल्थ सिस्टम बेटर हो गई थी और उसके बाद से ऑब्वियसली हम इंडिपेंडेंट हो गए थे, है ना। तो चीज़ें जो है इवन जो है एग्रीकल्चर में काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया था। तो जो फेमाइन से लोग मर रहे थे वो धीरे धीरे बेहतर होने लगे। जो बेसिक डिजीजेस थी, ठीक है, उससे लोग बचने लगे थे, क्योर होने लगे थे। तो यहाँ पे पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है, काफ़ी पॉपुलेशन बढ़ा 1951 से लेकर 1981 के बीच में। एंड देन फर्दर क्या हुआ 81 से 2011 के बीच में आप देखोगे तो यहाँ पे ग्रोथ तो दिखी, बट जो ग्रोथ था इसके कंपेयर में वो कम था, ठीक है। लेट से इसके टाइम पे अगर हम 5% से बढ़ रहे थे, ठीक है, हर साल, तो यहाँ पे आपको 3% से ग्रोथ दिख रहा था, ठीक है। तो नाउ अभी आपको इंडिया का पॉपुलेशन पता चल ही गया है कि 1.4 बिलियन जो है इंडिया का पॉपुलेशन हो गया है, ठीक है, जो कि क्रॉस कर चुका है चाइना का। नाउ वी आर द हाईएस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, राइट। तो लेट्स मूव कि 39 नंबर देखो कि हु अमंग द फॉलोइंग
फॉर्मुलेटेड द कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी एज ए मिजरेबल डेवलपमेंट इंडिकेटर इन द इंडियन सब कंटिनेंट। बेसिकली जो है किसने फॉर्मुलेट किया था द कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी को एज ए मेजर डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, तो वो बेसिकली कौन थे, तो वो थे बेसिकली दादा भाई नौरोजी साहब। दादा भाई नौरोजी साहब का आपको कंसेप्ट पता है कि जो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, इसके बारे में इन्होंने बताया था, ठीक है। ही वॉज द इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। ड्रेन ऑफ वेल्थ इन्होंने कंसेप्ट दिया था, ठीक है। उसमें होम चार्ज के बारे में इन्होंने बताया था, ठीक है। तो नाउ देखो यहाँ पे आरसी दत्त और VKRV राव और MG रानाडे, ये तीनों भी इकोनॉमिक क्रिटिक हैं ब्रिटिश इंडिया के। सी देखो यहाँ पे मैं क्या बता रहा कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये बाकी आंसर के अलावा बाकी जो ऑप्शन है ना वो रैंडम नहीं है, ये सम वे और द अदर वे जो है रिलेटेड है टू द क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है यही, इसीलिए तो मैं बोला कि बाकी ऑप्शन भी एनालिसिस जरूरी है। नाउ सी, अगर फर्दर क्वेश्चन दूसरा पूछ दे जो कि रेलेवेंट है आरसी दत्त के द्वारा और बाकी सारे ऑप्शन सेम रख दे, क्या कर लोगे? तो आरसी दत्त के बारे में भी पता होना चाहिए ना, तो वही चीज़ है। नाउ सी, फॉर्मुलेटेड द कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी, ये कौन थे? दादा भाई नौरोजी। इन्होंने क्या दिया था? ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का कंसेप्ट दिया था, वेल्थ थ्योरी। अपार्ट फ्रॉम दैट इन्होंने क्या बताया था? होम चार्ज के बारे में बताया था, ठीक है। एंड देन नाउ सी, आरसी दत्त साहब का जो मेजर इकोनॉमिक क्रिटिक जो बुक लिखे थे अबाउट ब्रिटिश इंडिया, वो क्या था? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है, ये किसने लिखा था? आरसी दत्त। ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम पे क्या इकोनॉमिक हिस्ट्री रही है उसके बारे में, ठीक है। VKRV राव जो साहब थे, उन्होंने क्या किया था कि ये फर्स्ट साइंटिफिक एस्टिमेट किया था नेशनल इनकम का, जो नेशनल इनकम अभी कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। उसका पहली बार साइंटिफिक एस्टिमेट किसने किया था? तो VKRV राव साहब किए थे, ठीक है। नाउ M रानाडे साहब जो है, इन्होंने क्या लिखा था? एशिया ऑन इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी पे एसे किसने लिखा था? तो MG रानाडे, ये इनका बुक था, ठीक है। इवन आर्टिकल, नोवेल, जो भी कहना आपको कर लो। तो एशियन इंडियन इकोनॉमी जो है किसने लिखा था? MG रानाडे। और इन्होंने भी क्रिटिसाइज़ किया था तो ब्रिटिश का जो इकोनॉमिक पॉलिसी था इन इंडिया। अपार्ट फ्रॉम दैट BR अम्बेडकर साहब जो है, ये भी इन्होंने इकोनॉमिक क्रिटिक के रूप में रोल किया है। इन्होंने भी काफ़ी सारे किताब लिखे थे ड्यूरिंग द ब्रिटिश इंडिया, क्रिटिसाइजिंग द ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी इन इंडिया। नाउ 15 नंबर देखो क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्कल्पचर्स एट सांची इज आर करेक्ट, ठीक है। अब नाउ देखो, इन सम स्कल्पचर्स देयर इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिलभांजी का, राइट। तो ये बात सही है, यहाँ पे सम स्टेटमेंट है, यहाँ पे सम से करेक्शन होता है ज़्यादातर, ठीक है। तो जो सम स्टेटमेंट है ये करेक्ट बताता है, ठीक है, सम बोल दे, ठीक है, और पॉसिबल बोल दे, तो ये सब सारी चीज़ें जो है जनरली सही होता है। तो कुछ स्कल्पचर्स होगा सांची में जो कि रिप्रेजेंट कर रहा होगा सिलभांजी का, ठीक है। ये डायरेक्टली NCERT से लिया हुआ है, तो आपको घबराने की बात नहीं है। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिससे कि आपको दिखाऊंगा कि कैसे जो सारे क्वेश्चन है वो आपको NCERT ड्रिवन है और कहाँ से पूछा गया और कैसे फॉर्म होता है सारे स्टेटमेंट्स, ठीक है। द फिगर ऑफ सिलभांजी का इज रिप्रेजेंटेड बाई ए वीमेन सराउंडेड बाई लोटस एंड एलिफेंट्स, ये भी बात ट्रू है, ठीक है। सॉरी, ये बात गलत है। जो फिगर ऑफ सिलभांजी का है वो रिप्रेजेंटेड बाई एक वीमेन तो है, जो कि NCERT में डायरेक्ट है, मैं वो आपको दिखा दूंगा, ठीक है। जब आप बोलोगे कि NCERT, इसका सोर्स ट्रेसिंग करो कि CDS के क्वेश्चन कहाँ से आते थे, ठीक है। सराउंडेड बाई लोटस एंड एलिफेंट, ये बात गलत है, लोटस और एलिफेंट्स नहीं, यहाँ पे बेसिकली जो है ट्री कवर था, ठीक है, तो ये गलत है। नाउ जो थर्ड स्टेटमेंट है, द सिलभांजी का मोटिव वॉज नॉट डायरेक्टली इंस्पायर्ड बाई बुद्धिस्ट आइडियाज़, ये बात ठीक है कि सम काइंड ऑफ इंस्पायर्ड था, सम नॉट था। तो आप बोल सकते हो कि सिलभांजी का जो है मोटिव था वॉज नॉट डायरेक्टली इंस्पायर्ड बाई बुद्धिस्ट आइडिया, और ये राइट है अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की, ठीक है। नाउ देखो, सिलभांजी का जो है ना, यहाँ पे जो लोटस और एलिफेंट के द्वारा सराउंडेड थे वो कौन थी? तो बेसिकली गाया माया, जो कि गौतम बुद्ध की मदर थी, या फिर गजलक्ष्मी, ठीक है। ये जो है ये सराउंडेड थी बाई लोटस एंड एलिफेंट, जबकि सिलभांजी का जो है ये ट्री और बाकी सारे पिलर एंड ट्री जो लीव्स होता है, ठीक है, उससे ये सराउंडेड थी, ठीक है, काइंड ऑफ। नाउ 50 यहाँ पे देखो, हाँ कुछ एक्स्ट्रा था। सिलभांजी का मोटिव से ऑब्वियसली UPSC ने पूछा हुआ है। अब देखो, सिलभांजी का मोटिव ये क्या करता है, ये बेसिकली सजेस्ट करता है दैट मेनी पीपल हु इनरिच्ड बुद्धिज्म्स आर नॉट एज सिलभांजी का। सिलभांजी का होता क्या था कि बहुत सारे लोग, ठीक है, जो बुद्धिज़्म को इनरिच कर लिए थे, अडॉप्ट कर लिए थे, उनको सिलभांजी का कहा जाता था, ठीक है।
और ये बेसिकली जो है बुद्धिस्ट भी थे और नॉन बुद्धिस्ट लोग भी थे, ठीक है, मतलब दोनों तरह के लोग जो है इसको प्रैक्टिस करते थे, इस सिल्भांजी का काइंड ऑफ थिंग्स को, ठीक है। नाउ 51 नंबर देखो कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द फर्स्ट टेलीग्राफिक कनेक्शन एस्टैब्लिश बिटवीन यूरोप एंड इंडिया। सी कह रहा है कि यूरोप और इंडिया के बीच में जो है पहला टेलीग्राफिक कनेक्शन जो है एस्टेब्लिश हुआ था कब। अब यहाँ पे ऑप्शन 1851 दिया होगा, देखो रैंडम दिया हुआ ऑब्वियसली, बट 1851 क्यों दिया है उसको एक्सप्लेनेशन बताएंगे, बट इसका राइट आंसर जो है वो कौन है, 1865। जो पहला टेलीग्राफिक कनेक्शन जो है एस्टेब्लिश हुआ था यूरोप और इंडिया के बीच में, वो कब हुआ था, 1865 में। नाउ 1850 में देखो क्या हुआ था कि 1850 में कोलकाता से डायमंड हार्बर पहला इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राफ लाइन एस्टैब्लिश किया गया था। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राफ लाइन जो है ये कहाँ से कहाँ एस्टैब्लिश किया गया था, तो ये था बेसिकली कोलकाता से डायमंड हार्बर 1850 में। इसके बाद क्या होता है कि 1851 में फर्स्ट इंटरनल टेलीग्राफ लाइन एस्टैब्लिश किया जाता है विद इन इंडिया। तो इसलिए मैंने बोला था कि 1851 में क्या हुआ था वो बताता हूँ। पहली बार कोलकाता से डायमंड हार्बर 1850 में, फिर उसके बाद से इंटरनली अब इसको टेलीग्राफ लाइन को स्प्रेड करने की बात हुई, तो यहाँ पे विद इन इंडिया में टेलीग्राफ लाइन को जो है स्प्रेड किया गया इंटरनली, वो कब था, 1851 में। नाउ 1864 में क्या हुआ था कि यूरोप जो है टू पर्शियन गल्फ थ्रू, मतलब आए थे जो यूरोप थे, यूरोप से कनेक्शन पर्शियन गल्फ के थ्रू होते हुए कराची को कनेक्ट कर रहे थे, और ये था बेसिकली 1864 में टेलीग्राफ लाइन, राइट। नाउ 1865 में जो है पहली बार यूरोप से इंडिया डायरेक्टली आया था फर्स्ट टेलीग्राफिक कनेक्शन, तो 1865 में था। अगर बोले कि इंडिया से पाकिस्तान पहली बार अभी के, तो 1864 में होगा, यूरोप टू पर्शियन गल्फ विया कराची, ठीक है। नाउ 1865 में क्या हुआ था कि उस टाइम पे गवर्नर जनरल का था, जब ये टेलीग्राफ लाइन इस्टेब्लिश किया जा रहा था, तो उस टाइम पे था जॉन लॉरेंस, ठीक है, जिसका टेन्योर जो है 1864 से 1895 था, ठीक है। तो अगर ऐसा पूछ दे कि पहली टेलीग्राफ कनेक्शन जो यूरोप से इंडिया में इस्टेब्लिश हुई थी, उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था लॉर्ड जॉन लॉरेंस, ठीक है। नाउ 52 नंबर देखते हैं, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ वीर शिवाय मूवमेंट इन कर्नाटका। वीर शिवाय मूवमेंट का फाउंडर कौन थे कर्नाटका में, तो वो थे बसावना, ठीक है। और बाकी अपार, संबंदार, ठीक है, संबंदार और सुंदरार, ये जो है बेसिकली नैनार्स थे। अब ये कौन थे, नैनार्स और अलवर्स, वो हम देखते हैं। बेसिकली देखो बसावन जो है वैष्णवी मूवमेंट का इस्टेब्लिश किया था कर्नाटका में, किए थे इन्होंने कर्नाटका में, और बसावन जो है ये बेसिकली कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, तो कालाचूरी डायनेस्टी के मिनिस्टर थे ये बेसिकली। और इनके जो सेइंग्स हैं उसको क्या कहा जाता था, वचनाज कहा जाता था, ठीक है, जो कि विष्णु गॉड से एसोसिएटेड था। नाउ जो अपार, संबदार और नैनार्स थे, ये क्या थे, नैनार्स थे, ठीक है। और ऑब्वियसली जो फॉलोअर हैं विष्णु फॉलोअर, यहाँ पर लॉर्ड विष्णु लिख देते हैं, लॉर्ड विष्णु फॉलोअर को क्या कहते थे, तो अलवर्स कहते थे, ठीक है, इसको याद रखना। और नैनार्स कौन होते थे, तो ये है लॉर्ड शिवा को फॉलो करने वाले, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपार जो थे, ये तेवावरम नाम का एक किताब था, ठीक है, इसको लिखे थे, ठीक है, जिसमें लॉर्ड शिव के बारे में पोएट्री इन्होंने लिखा है। तो तेवावरम किसने लिखा है, तो अपार ने लिखा है, ठीक है। संबंदार जो है ये जो है बेसिकली क्या लिखे थे, यहाँ पे देखो, और सुंदरार, ये जो है शिवा सेंट थे दोनों, ठीक है, जिसको नैनार्स भी कहा जाता है ऑब्वियसली। प्रांतका वन के टाइम पे जो कि चोला किंग थे, वो कंस्ट्रक्ट किए थे एक मेटल आइडल इन द शिवा टेम्पल, जो शिवा का एक टेम्पल था, ठीक है, जिसमें आपको टेम्पल का नाम बताना है इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है, कि कौन से टेम्पल में जो है अपार, संबंदार, ठीक है, या सुंदरार, ये तीनों का जो है एक मेटल आइडल बनवाए थे, कौन, चोला किंग प्रांतका वन, और ये कौन से शिवा के टेम्पल में बनवाए थे, इसका कमेंट में बताना, ठीक है। ओके, नाउ 53 नंबर है कि रूइंस ऑफ हम्पी वेयर ब्रॉट टू लाइट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिसर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। कह रहा है कि रूइंस ऑफ हम्पी का जो भी रूइंस था, ठीक है, उसको किसने इन टेक्सचुअल फॉर्म और यू कैन से कि ऑन पेपर वर्क किसने लाइट में लेकर आया था, कौन सा ब्रिटिश ऑफिसर, तो इट वाज कॉलिन मैकेंजी, ठीक है। नाउ यहाँ पे देख लो एडिशन क्या है कि
कॉलिन मैकेंजी जो है फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया था, जो कि 1815 में था। तो अलेक्जेंडर कनिंघम तक क्या था, तो एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे ऑफ इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल था, मतलब वो जनरल था, वो कौन था, तो अलेक्जेंडर कनिंघम। जबकि कॉलिन मैकेंजी जो है फर्स्ट सर्वेयर जनरल था ऑफ इंडिया, जो कि 1815 में बना था। और जेम्स प्रिंसेप का आप नाम काफ़ी बार सुने होंगे। इन्होंने अशोका का जो स्क्रिप्ट है, जिसको ब्राह्मणी स्क्रिप्ट बोलते हैं हम, उसको डिसाइफर किया था 1837 में। तो पहली बार ब्राह्मणी स्क्रिप्ट को डिसाइफर करने वाला कौन था, तो जेम्स प्रिंसेप था। ठीक है, कब किया था, 1837 में। नाउ विलियम जोन्स अदर ऑप्शन है, ये क्या है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में इन्होंने फाउंड किया था। किसके टाइम पे, तो वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे। ठीक है, अब जेम्स रेनल का नाम, ये रेयर नाम है, तो जेम्स रेनल का नाम आपने सुना होगा या फिर पहली बार देख रहे हो, तो यहाँ पे देखना, इसको कहा जाता है फादर ऑफ इंडिया ज्योग्राफी मैप। इंडियन ज्योग्राफी मैप का जो फादर है किसको कहा जाता है, जेम्स रेनल को कहा जाता है। इसने पहली बार बंगाल, फर्स्ट टाइम यू कैन से, ठीक है, पहली बार मैप ऑफ बंगाल इसने ड्रॉ किया था। ठीक है, और फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी किसको कहा जाता है, जेम्स रेनल ऑब्वियसली। और साथ में साथ फर्स्ट टाइम इंडिया का जो मैप है उसने क्रिएट किया था 1783 में, तो इसलिए फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी किसको कहा जाता है, जेम्स रेनल को कहा जाता है। इसने पहली बार मैप ऑफ बंगाल बनाया था एंड साथ में साथ मैप ऑफ इंडिया भी बनाया था, जो कि 1783 में। नाउ 54 नंबर क्वेश्चन है कि विच आर द फॉलोइंग वर्क्स वाज कंपोज्ड बाय कृष्ण देवराया ऑन स्टेट क्राफ्ट एंड दैट टू इन तेलुगु लैंग्वेज। तो इसकी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि जो है स्टेट क्राफ्ट पे कौन सा किताब जो है वो लिखा गया है बाय कृष्ण देवराया। ठीक है, और किस लैंग्वेज में लिखा गया है, तो लैंग्वेज कौन है, तेलुगु। कौन सी किताब है, तो वो है अमुक्तमाल्यादा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बट रिमेंबर, एक कन्फ्यूजन हो जाता है तमिल और तेलुगु में। तो कृष्ण देवराया आपको पता होना चाहिए कि ये कर्नाटका एरिया में थे, तो कर्नाटका एरिया में जो है वो तेलुगु लैंग्वेज बोला जाता था। ठीक है, जबकि तमिलनाडु में तमिल बोला जाता था। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो कि सिंस कृष्ण देवराया वाज पार्ट ऑफ कर्नाटका, तो हैंस जो है वहाँ पे तेलुगु लैंग्वेज बोला जाता था, ना कि तमिल। तमिल जो है तमिलनाडु में बोला जाता था। ठीक है, ऐसे याद करने के लिए लॉजिकली करेक्ट हो सकता है, नहीं हो सकता वो अलग बात है, याद करने के लिए मैंने बता दिया है। नाउ अमुक्तमाल्यादा जो है स्टेट क्राफ्ट पे था। ठीक है, और बाकी जो बुक है यहाँ पे अदर ऑप्शन में, ये भी, इसमें से 3 बुक जो है ये कृष्णदेवराय के द्वारा ही लिखा गया है, बट इनका अलग अलग जो है स्टोरी है। ठीक है, जैसे कि जो मोर बुक बाय कृष्णदेवराय, और ये कौन था, तो ये बेसिकली था, यहाँ पे देखो, ये जम्बावती कल्याणम और सत्यवादु परिणय, ये दोनों, और साथ में साथ अमुक्तमाल्यादा, ये तीनों किताब जो है ये कृष्णदेवराय के द्वारा ही लिखा गया था। अपार्ट फ्रॉम दैट कि रास मांजरी या फिर मंडला चरिता या फिर उषा परिणाम, ये सारे जो है किताब जो है कृष्णदेव राय के द्वारा लिखा गया था। नाउ यहाँ पे सी ऑप्शन देखो, राया वाचक कामो, ये भी किताब जो है ये केडीआर का गवर्नर था, और इन्होंने क्या लिखा था कि विश्ववंथु नायन नाम का जो है किताब इन्होंने लिखा था। ठीक है, और बाकी जो किताब जो भी आप देख रहे होंगे ना, यहाँ पे जम्बिकता कल्याणम या सत्यवादु परिणम, ये सारे जो है संस्कृत में लिखा गया है। ठीक है, ओके। 67 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स वेर यूज्ड इन द इंडो पर्शियन सोर्सेज ऑफ द मुगल पीरियड टू डिनोट ए पीजेंट। बेसिकली कह रहा है कि कौन सा टर्म का यूज़ किया गया था इंडो पर्शियन सोर्स में ऑफ मुगल पीरियड टू डिनोट ए पीजेंट। एक पीजेंट को डिनोट करने के लिए कौन सा टर्म का यूज़ किया गया था। देखो, रैयत जो है ये टर्म पीजेंट के लिए था, कल्टिवेटर्स के लिए था। असामी वार जो है कल्टिवेटर के लिए ही था। ठीक है, मुजारियन ये भी जो है पीजेंट के लिए ही था, जबकि मजूर जो है, माजूर, ये जो है नहीं था। और आप ऑप्शन से भी देख सकते हो कि 4 में से 3 ही कोई मैक्सिमम ऑप्शन ट्रू हो सकता है। ठीक है, तो चारों तो होगा नहीं, यानी कि कोई ना कोई एक गलत है। ठीक है, कहीं ना कहीं हम टर्म रैयत, असामी वार, मुजारिन, ठीक है, मुजारियन, ये सब जो है एनसीईआरटी में हमने पढ़ा है, तो इससे हम डिनोट कर सकते हैं थोड़ा सा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बट बाकी देखते हैं, ये सारे जो है टर्म कल्टिवेटर्स और पीजेंट से रिलेटेड था। माजूर क्या था, इसका मतलब होता है लैंडलेस या वेज लेबर, ठीक है, या लेबरर। ठीक है, बेसिकली ये एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड थे, इनका खुद लैंड नहीं था, ये खुद लैंड ऑन नहीं कर रहे थे, तो उनको क्या कर रहे थे, माजूर। ये कहीं के मतलब जैसे दूसरे जगह से आके कहीं दूसरे के खेत में काम कर रहे थे, इसलिए इनको वेज लेबरर या फिर लैंडलेस लेबरर कहा जाता था। ठीक है, बेसिकली एग्रीकल्चर पर्पस के लिए ये आते थे, राइट। तो कौन कौन सा टर्म है, रैयत, असामी और मुजारियन जो है ये कल्टिवेटर्स बेसिकली पीजेंट को डिनोट करने वाला
वर्ड था ड्यूरिंग द इंडो पर्शियन सोर्सेस, मतलब इंडियन पर्शियन सोर्स में मुगल पीरियड के टाइम पे। नाउ नेक्स्ट हम मूव करते हैं 68 नंबर में। कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग पायोनियरिंग बंगाली वीमेन, ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग पायोनियरिंग बंगाली वीमेन सीरियलाइज्ड हर ऑटोबायोग्राफी अमर कथा बिटवीन 1910 से 13 तक के बीच में। बेसिकली कह रहा है कि अमर कथा जो है वो कौन सी बंगाली वीमेन ने सीरियलाइज किया था जो कि उनका खुद का ऑटोबायोग्राफी था। तो इट वाज नन अदर देन विनोदिनी दासी, ठीक है। हु वाज सी, तो सी वाज ए बंगाली थिएटर एक्ट्रेस, राइट, और एक्टिविस्ट उस टाइम पे, है ना। तो इन्होंने अमर कथा नाम का एक किताब लिखा था विनोदिनी दासी ने ना। बाकी ऑप्शन जो है रश सुंदरी देवी या फिर बेगम रुकैया सखावत हुसैन एंड किला भाग कैलाश भासनी देवी, कैलाश भासनी देवी, ठीक है, इनके बारे में हम अभी देखते हैं। देखो ना, राश सुंदरी देवी जो है अमर जीवन नाम का एक किताब लिखा था बंगाली में 1876 में, ठीक है। बेगम रुकैया सखावत हुसैन काइंड ऑफ सी वॉज ए फेमिनिस्ट और सी वॉज ए सपोर्टर ऑफ फेमिनिज्म, ठीक है। एंड उन्होंने एक बंगाली में किताब लिखा था सुल्तानीज ड्रीम या सुल्तानाज ड्रीम, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट लेडी लैंड नाम का भी किताब लिखा था 1905 में, ठीक है। तो दो बुक इनका याद रखना कौन कौन सा, एक तो सुल्तानाज ड्रीम किसका है, बेगम रुकैया का है, साथ में साथ लेडी लैंड 1905, ये दोनों किताब जो है बेगम रुकैया का है। एंड बोथ आर इन बंगाली लैंग्वेज एक्चुअली। कैलाश भासनी देवी जो है ये इन्होंने कौन सी किताब लिखी थी, द डायरी ऑफ ए हाउस वाइफ। तो डायरी ऑफ ए हाउस वाइफ किसने लिखा था इन बंगाली, तो इट वॉज कैलाश भासनी देवी, ठीक है। इन सारे से क्वेश्चन फर्दर पूछा हुआ है कहीं ना कहीं, तो आपको बेनिफिट होगा अगर फर्दर आगे पूछ दे तो, ठीक है। नाउ सी अरेंज द फॉलोइंग इवेंट क्रोनोलॉजिकली स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट, ठीक है। यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इवेंट को अरेंज करना है। देखो, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, चंपारण सत्याग्रह, फाउंडेशन ऑफ सत्याग्रह सभा एंड जालियांवाला बाग मस्करा। आपको मेजर पता होगा कि 1917 में, यहाँ पे डायरेक्ट दिखा देते हैं, चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो है फरवरी मार्च 1918 में हुआ था, ठीक है। फाउंडेशन ऑफ सत्याग्रह सभा जो है वो फरवरी 1919 में हुआ था भाई महात्मा गांधी, ठीक है। और ये किस लिए फॉर्म किया गया था बेसिकली, तो रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने के लिए, ठीक है। नाउ जालियांवाला बाग मस्करा जो है अप्रैल 1919 में हुआ था ये, ठीक है। तो इसका जो सीक्वेंस हुआ वो कौन सा हुआ, तो ऑप्शन बी हुआ राइट आंसर। ऑप्शन चंपारण 17 में हुआ था एंड देन फिर 18 का फरवरी में जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा। एंड देन फिर 13 जो है सत्याग्रह सभा वो 1919 में हुआ था फेब में, एंड जालियांवाला बाग मस्करा अप्रैल हुआ था 1919 में। देखो जो मेजर स्टार्टिंग इवेंट था गांधी जी का, जैसे कि ये चंपारण हो गया, ठीक है, फिर ये हो गया अहमदाबाद, एंड तीसरा हो गया खेड़ा। तो ये सीक्वेंस है 1917 में हुआ था, ये 1918 में हुआ था, ये भी 1918 में हुआ था, बट ये जो हुआ था वो जुलाई अगस्त के टाइम पे हुआ था, ठीक है, जुलाई के टाइम पे। और ये जो हुआ था फरवरी और मार्च के टाइम पे, ऐसा कुछ, ठीक है। और अहमदाबाद एंड खेड़ा दोनों जो गुजरात में है, चंपारण बिहार में है, ठीक है। यहाँ पे जो है चंपारण के टाइम पे फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस किया था इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस का, ठीक है। तो सिविल डिसोबीडियंस का फर्स्ट मोमेंट जो है वो किस टाइम पे हुआ था, तो चंपारण के टाइम पे। अहमदाबाद के टाइम पे फर्स्ट हंगर स्ट्राइक किया था गांधी जी ने, ठीक है, वो चंपारण अहमदाबाद के टाइम पे हुआ था। एंड खेड़ा के टाइम पे क्या हुआ था, तो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। तो नॉन कोऑपरेशन ये किसके टाइम पे हुआ था, तो ये बेसिकली खेड़ा के टाइम पे हुआ था फर्स्ट वाला। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ दे कि पहली बार हंगर स्ट्राइक किस इवेंट के टाइम पे हुआ था, तो वो हुआ था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के टाइम पे, है ना, 1918 में। पहली बार नॉन कोऑपरेशन कब अडॉप्ट किया गया था, तो खेड़ा के टाइम पे। एंड पहली बार जो है सिविल डिसोबीडियंस का जो है अडॉप्ट किया गया था वो कब हुआ था, तो वो था बेसिकली चंपारण के टाइम पे। आई होप कि याद रहेगा, जैसे ही केक से याद रखना ये सीक्वेंस, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, एंड वैसे ही CHN से याद रखना जो उनका फर्स्ट इवेंट था CDM हंगर स्ट्राइक एंड नॉन कोऑपरेशन का। लाइक सी से चंपारण, सी से
सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट AH, यानी कि अहमदाबाद में क्या हुआ था, हंगर स्ट्राइक, और खेड़ा में क्या हुआ था, नॉन कोऑपरेशन, राइट। तो इससे याद रहेगा। ओके, नाउ 70 नंबर क्वेश्चन है कि द ईयर 1916 इज इम्पॉर्टेंट इन इंडियन हिस्ट्री फॉर। नाउ 1916 में इम्पॉर्टेंट इवेंट क्या क्या हुआ था। तो एक तो आपने देखा ही कि गांधी जी जो है पहली बार अपीयरेंस किए थे BHU वाले में। अपार्ट फ्रॉम दैट जो फर्स्ट है कि लखनऊ सेशन ऑफ द कांग्रेस, ये बात ट्रू है कि 1916 में लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस हुआ था, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो वो थे AC मजुमदार, ठीक है। नाउ कांग्रेस लीग पैक्ट जो है ये भी 1916 में साइन हुआ था, है ना। फॉर्मेशन ऑफ होम रूल लीग जो है ये भी 1916 में हुआ था। नाउ यहाँ पे आप दो चीज़ें देखोगे, मैं अभी बताता हूँ। तो ये तीनों इवेंट हुआ था, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब 1916 का जो है मेजर पार्ट यहाँ पे देख लो कि लखनऊ सेशन हुआ था, जहाँ पे रीयूनियन हो गया था मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का। तो रीयूनियन कैसे हुआ, क्या वो सेपरेट हुआ था, ऑब्वियसली सेपरेटेड हुआ था, सेपरेटेड इन 1907 कांग्रेस सेशन, जहाँ पे स्प्लिट हो गया था कांग्रेस का, ठीक है। और जो रीयूनियन हुआ, रीयूनियन कहाँ हुआ, 1916 के लखनऊ सेशन में, जिसके प्रेसिडेंट AC मजुमदार थे। नाउ 1916 में एक और मेजर इवेंट हुआ था, कांग्रेस लीग पैक्ट, जिसको लखनऊ पैक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये 1916 में हुआ था। फॉर्मेशन ऑफ होम रूल लीग, ये भी बात ट्रू है, तिलक और एनी बेसेंट का। नाउ सी, जो तिलक का फॉर्मेशन हुआ था वो कब हुआ था, अप्रैल में हुआ था, राइट। और जो बेसेंट का हुआ था वो कब हुआ था, तो ये सितंबर में हुआ था, ठीक है। जो तिलक का था वो लिमिटेड इन स्कोप था, लाइक ये जो है ज़्यादातर महाराष्ट्र वाला इलाका में, एक्सेप्ट बॉम्बे, ठीक है। यहाँ लिखते हैं कि मेजरली इन महाराष्ट्र एक्सेप्ट बॉम्बे, ठीक है। ये याद रखना, ये एक्सेप्ट वाली चीज़ है, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट जो एनी बेसेंट का था ये वाइडर था, राइट। और ये जो है बॉम्बे प्लस रेस्ट ऑफ इंडिया में एनी बेसेंट है यहाँ पे मूवमेंट किया था, ठीक है। तो ये जो है याद रखने वाली चीज़ है, बॉम्बे प्लस रेस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। और यहाँ पे B से डिनोट कर देते हैं। नाउ ये आपका वैल्यू एडिशन अलॉन्ग विद दैट आंसर और बाकी एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर हो गया। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट की 81 नंबर जो है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन द 19th सेंचुरी peasant in various part of India rose in revolt against money lenders and grain dealers. Okay, in May 1975, at village Supa in Pune district of in the Bombay Deccan, peasant attacked shopkeeper, ठीक है, burnt बाही कथास, जिसको अकाउंट बुक कहते हैं, looted grains soap and set fire in the house of साहूकार्स। अब ये दोनों बात ट्रू है दो, ठीक है, जनरलिस्टिक स्टेटमेंट है ना, और इतना डिटेल में गया है तो सही होगा, ठीक है। ओवर फैक्चुअली जब भी कहें, मतलब कि स्टेटमेंट वाइज, तो आप दोनों को हमेशा उस स्टेटमेंट को करेक्ट मानना, ये CDS का पैटर्न रहा है, तो आप जा सकते हो, ठीक है। नाउ सी, डेक्कन रिवॉल्ट हुआ था 1875 में 1875 में, जो कि रूरल अपरेजिंग था। और वहाँ पे क्या हुआ था कि जो ये किसके अगेंस्ट था, पीजेंट ने किया था, किसके अगेंस्ट, मनी लेंडर एंड ग्रेन डीलर के खिलाफ। यहाँ पे क्या हुआ था कि ग्रेन डीलर के जो शॉप थे वहाँ पे अटैक हुआ, फिर वहाँ से ग्रेन को लूट लिया गया, ठीक है। जो भी अकाउंट बुक था वहाँ पे, जिस पे खाता मतलब बकाया लिखा जाता है, ठीक है, उसको जला दिया गया। और काफ़ी सारी चीज़ें जो उनके घर थे वो भी जला दिया गया। तो दक्कन रिवॉल्ट का ये सब सारे पार्ट हैं। और ये देखना कि अगर फर्दर आपसे क्वेश्चन पूछे कि ये सब सारे इवेंट जो है, अगर कहते कि अर्बन एरिया में मेजरली हुआ था, तो वो बात गलत हो जाएगा। ये बेसिकली रूरल एरिया में हुआ था, ठीक है, एक रूरल अपरेजिंग था, राइट। नाउ 82 नंबर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ कौटिल्य सप्तांग थ्योरी ऑफ दिस स्टेट। तो कौटिल्य का सप्तांग थ्योरी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दो इसमें कौन सा पार्ट नहीं है वो पूछा हुआ है। तो अमत्या वाज पार्ट ऑफ कौटिल्य सप्तांग थ्योरी, जनपद वाज, दुर्ग वाज, बट धम्मा वाज नॉट। धम्मा जो है ये अशोका का, ठीक है, वो बुद्धिज़्म को प्रोपगेट करने वाली बात थी, ठीक है। नाउ देखो, कौटिल्य का सप्तांग थ्योरी का सीक्वेंस मैं बता देता हूँ कि सबसे ऊपर स्वामी थे, ठीक है, उसके बाद से अमत्य, जिसको मिनिस्टर्स बोलते थे, एंड देन फिर जनपद, जिसको टेरिटरी बोलते हैं, एंड देन फिर आता है दुर्ग, जिसको जो है फोर्ट बोलते हैं। फर्दर आता है कोशा, ठीक है, वेयर हाउस काइंड ऑफ थिंग्स,
एंड नाउ फिर आता है दंड, जैसे कि जस्टिस वाला सिस्टम। एंड देन लास्ट जो है 7th नंबर है वो मित्रा। तो आगे फर्दर पूछ ले कि विच वॉज द 7th सप्तांग, विच वॉज द 7th पार्ट ऑफ कौटिल्य सप्तांग थ्योरी, तो इट वॉज मित्रा। ठीक है, मतलब दोस्त को भी वो पार्ट ऑफ कौटिल्य सप्तांग थ्योरी बोलते थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है नॉट वाला पूछा हुआ है, तो नॉट आंसर डी हो जाएगा। राइट, नाउ नेक्स्ट है 83 नंबर की कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अशोकाज फेथ इन बुद्धिज्म। ठीक है, अब कह रहे हैं कि रोमन देवी पिलर इंस्क्रिप्शन एंड निगाली सागर पिलर इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड क्लियर एविडेंस ऑफ अशोकाज फेथ इन बुद्धिज्म। ये बात ट्रू है, और दोनों कहाँ पे, रोमन देवी या निगाली, दोनों कहाँ पे है, नेपाल में। ठीक है, यहाँ पे अशोका जो है विजिट करते हैं बुद्धाज के बर्थ प्लेस को, लुम्बिनी को, एंड देन फर्दर जो है इनलार्ज करा देते हैं। जो स्तूपा होता है कौन सा, कनका मुनि स्तूपा जो है, ये भी नेपाल में है ऑब्वियसली, इसको और बड़ा करा देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो रोमन देवी पिलर इंस्क्रिप्शन है और निगाली सागर पिलर इंस्क्रिप्शन, ये मेंशन करता है अशोकाज के फेथ को इन बुद्धिज्म। ठीक है, साथ में साथ टैक्स भी कुछ कम करते हैं, तो वो भी याद रखना, जो बुद्धाज का बर्थ प्लेस होता है वहाँ के उस गांव को। नाउ माइनर रॉक एडिक्ट 1 जो है ये क्या करता है, गिव एविडेंस ऑफ ए सडन चेंज इन अशोकाज फेथ इन बुद्धिज्म। तो यहाँ पे देखना कि ये जो माइनर रॉक एडिक्ट ऑब्वियसली कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो ये है सासाराम, बिहार में। ठीक है, नाउ ये जो है सडन चेंज नहीं था, यहाँ पे देखोगे कि माइनर रॉक एडिक्ट जो है और अशोका का फेथ इन बुद्धिज्म जो है सडन चेंज नहीं था, ये एक ग्रेजुअल चेंज था। ठीक है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत होता है, पहला स्टेटमेंट ट्रू है ना, और राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये ग्रेजुअल चेंज था, ना कि सडन चेंज था इन द फेथ ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, नाउ 93 नंबर जो है, फ्रॉम अमॉन्ग द फॉलोइंग महाजनपद्स आइडेंटिफाई द गना संगा ओलिगार्की। बेसिकली कह रहा है कि इनमें से जितने भी दिए हुए हैं महाजनपद, उसमें से गना संगा बेसिकली उसको क्या कहते थे, ओलिगार्की कहते थे, जहाँ पे मल्टीपल गनाज मिलके रूल करते थे एक साथ। ठीक है, तो वो बेसिकली था बज्जी संघ, है ना। बाकी मगध, अवंती एंड कोसला, ये सब जो है वो क्या था, मोनार्की था। राइट, यहाँ पे एम से डिनोट कर देते हैं मोनार्की। नाउ सी, कोसला जो है ये अभी के करंट कौन सा रीजन में है, तो ये अयोध्या वाला जो रीजन है वहाँ पे है। अवंती जो है ऑब्वियसली उज्जैन एमपी। ठीक है, और मगध जो है अभी के पटना और गया रीजन बिहार में, है ना। तो ये बेसिकली यहाँ पे एमपी और ये कहाँ पे, यूपी। ठीक है, कोसला का राजधानी श्रावस्ती है। बज्जी संघ जो है ऑब्वियसली बनारस वाला पार्ट था। ठीक है, नाउ 94 नंबर देखोगे, द प्रोविजन फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम वाज गिवन इन। तो यहाँ पे देखो ये बेसिकली जो है प्रोविजन फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट जो है फॉर मुस्लिम, ये कब किस में दिया गया था, तो इट वाज मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स 1909। अब इस क्वेश्चन को ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया, आई होप कि आपने प्रीवियस वीडियो को देखा होगा तो आपको आइडिया होगा। ठीक है, नाउ मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के बारे में भी काफ़ी हमने बताया हुआ है 2020 वाले वीडियो एक्सप्लेनेशन में, एंड देन फर्दर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में तो हमने बात ही की थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में यहाँ पे फर्दर सेपरेट इलेक्टोरेट की बात हो रही है, तो मुस्लिम्स को दिया गया था 1909 में मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स में, एंड देन फर्दर जो है इसको सिख, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस को एक्सटेंड कर दिया गया था किसमें, मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 में। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट मेजर जो है वो चेंजेस किए गए थे, जो कि फर्दर पार्ट बना अपना ड्राफ्टिंग कमेटी का। ठीक है, मतलब आई मीन जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो काफ़ी सारे प्रोविज़न जो है 1935 से ही बोरो किए हैं हम। कॉमनवेल्थ अवार्ड 1932 जो है ये फर्दर एक्सटेंड कर देता है सेपरेट इलेक्टोरेट को फॉर डिप्रेस्ड क्लास। नाउ अब जो है 1932 तक कितने लोगों को मिल रहा था, मुस्लिम्स को मिल रहा था, सिख, क्रिश्चियन एंड जो है एंग्लो इंडियंस। अपार्ट फ्रॉम दैट जो है आगे डिप्रेस्ड क्लास को भी जो है सेपरेट इलेक्टोरेट मिलने लगा। एंड फर्दर जब 1935 में आया यहाँ पे वीमेंस को भी इनको सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना शुरू हो गया। ठीक है, इवन वीमेंस गॉट वोटिंग राइट हियर। राइट, ओके, तो नाउ 96 नंबर देखो, हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ नो चेंजर्स। बेसिकली नो चेंजर्स से कौन बिलोंग नहीं करते थे यहाँ पे, तो एम ए अंसारी, विठल भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी एंड
कस्तूरी रंगन अयंगार, ये जो है इन सब में से कौन से नहीं थे नो चेंजर्स, तो ये थे विट्ठल भाई पटेल। ये बेसिकली कौन थे, तो ये प्रो चेंजर्स थे, ठीक है। बाकी नो चेंजर और प्रो चेंजर में क्या था कि बेसिकली जो है नो चेंजर ये चाहते थे कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन के साथ जाएं, हम जो है असेंबली में ना बैठे, हम बाहर से ही प्रोटेस्ट करते रहें जो भी उनका एक्टिविटी हो। जबकि प्रो चेंजर ये चाहते थे कि वो असेंबली में जाएं, जो असेंबली की डिबेट हो, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है उसको वहीं पे इंटरप्ट करे ताकि वो फर्दर एक पॉलिसी बनकर ना आए, राइट। तो प्रो चेंजर में कौन थे, विट्ठल भाई पटेल थे, जो कि सरदार पटेल साहब के बड़े भाई थे। वो एक स्वराजिस्ट भी थे एंड फर्स्ट इलेक्टेड इंडियन स्पीकर थे 1925 में ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो फर्स्ट इलेक्टेड इंडियन स्पीकर कौन थे 1925 में, वो थे बेसिकली विट्ठल भाई पटेल साहब, है ना। अब यहाँ पे देखो जब सेपरेट हुआ यहाँ पे 1907 का हमने स्प्लिट देखा है, सूरत स्प्लिट का, ठीक है। इसमें क्या होता है कि दो हो जाता है, एक तो हो जाता है नो चेंजर्स वाले और दूसरा हो जाता है प्रो चेंजर्स वाले। यहाँ पे स्प्लिट के बाद से फर्दर स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन होता है, और जब स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन होता है तो कौन कौन लोग फॉर्मेशन में रहते हैं, तो एक थे विट्ठल भाई पटेल, है ना, दूसरे थे CR दास, राइट, और तीसरे थे मोतीलाल नेहरू, है ना। और भी काफ़ी सारे लोग थे, बट मेजर रोल इनका रहता है फाउंडेशन में स्वराज पार्टी का। फर्दर स्वराज पार्टी इलेक्शन लड़ता है और जो है फिर इलेक्ट होता है, काफ़ी सारे सीट्स ये जीतते हैं, और इसमें जो है इसीलिए विट्ठल भाई पटेल को 1925 में वो इलेक्ट किया जाता है एज इंडियन स्पीकर, जो कि फर्स्ट इलेक्टेड इंडियन स्पीकर होते हैं, ठीक है, फ्रॉम स्वराज पार्टी। नाउ MA अंसारी साहब जो है, उनको पूरा नाम है मुख्तार अहमद अंसारी, ये जो है 1927 का INC के प्रेसिडेंट होते हैं। और जब ये कब होते हैं, जब साइमन कमीशन फॉर्म्ड होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जो साइमन कमीशन फॉर्म्ड हुआ था कब हुआ था, वो 1927 में हुआ था, ठीक है। और इंडिया में कब आया था, तो इंडिया में आया था फरवरी समथिंग अराउंड 1928 में, ठीक है, बॉम्बे में। तो अगर साइमन कमीशन बोले कि केम टू इंडिया और कॉम टू इंडिया, केम टू ऑब्वियसली, ठीक है। तो इंडिया में आया था 28 में, जबकि ये फॉर्म्ड हुआ था, ठीक है, ये फॉर्म्ड हुआ था 27 में, ठीक है। और 27 में कौन थे INC के प्रेसिडेंट, तो MA अंसारी थे, ठीक है। नाउ सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला हमने देखा ही है, ठीक है। इसके अलावा जो है काफ़ी सारे इनके इंपॉर्टेंट रोल हैं। ही वॉज द फर्स्ट एंड ओनली इंडियन टू बी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। नाउ के कस्तूरी रंगन जो है ये क्या है, ये है बेसिकली मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द हिंदू होते हैं, और इन्होंने जो है जो आर्टिकल लिखा था ओरिगन से, जो न्यूज़पेपर था द वॉइस ऑफ पीपल, इन्होंने लिखा था के कस्तूरी रंगन अयंगार साहब ने, ठीक है। तो अगर पूछे कि वॉइस ऑफ पीपल किसके द्वारा लिखा गया था, तो वो थे कस्तूरी रंगन अयंगार के द्वारा, ठीक है। नाउ 95 नंबर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग was where the founder members of हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी एस्टेब्लिश इन सितंबर 1928। अब इस डेट को याद रखना, मतलब इस टाइम पीरियड को 1928, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी HSRA, ठीक है। ये कब हुआ था, तो सितंबर 1928 में हुआ था। कहाँ पे सेटअप हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था, फिरोसा कोटला जो स्टेडियम है, इसको अब नाम चेंज करके अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है, ठीक है। नाउ इसके फाउंडर्स मेंबर्स कौन थे, तो भगत सिंह साहब थे यहाँ पे, जितेंद्र नाथ मंडल ये साहब भी थे, अजय घोष जी ये भी थे, और फणींद्र नाथ घोष ये भी थे, ठीक है। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नाउ द हेड क्वार्टर ऑफ गदर मूवमेंट, अब गदर मूवमेंट का हेड क्वार्टर कहाँ पे था, या गदर मूवमेंट बोलो, गदर पार्टी बोलो, वो कहाँ पे था, ये बेसिकली था सैन फ्रांसिस्को USA में, ठीक है। ये बेसिकली यहाँ पे युगांतर आश्रम था सैन फ्रांसिस्को में, और वहीं पे गदर पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था। तो इसलिए हेड क्वार्टर जो है गदर मूवमेंट या गदर पार्टी का कहाँ पे था, तो सैन फ्रांसिस्को USA में। नाउ 98 नंबर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ न्यूज़पेपर एंड एडिटर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। यहाँ पे देखो न्यूज़पेपर दिया हुआ है और उसके एडिटर यहाँ पे मैच करना है, यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा हुआ है, तो एक ही आंसर होगा यहाँ पे सी। नवजीवन जो है वो एडिटेड था बाय महात्मा गांधी, दिस वॉज ट्रू,
मराठा जो है ये एडिट करते थे कौन, बाल गंगाधर तिलक। और मराठा किस लैंग्वेज में था, तो वो था इंग्लिश में, ठीक है। बंगाली जो है वो किसके द्वारा एडिट किया जाता था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये भी बात ट्रू है। नाउ वॉइस ऑफ इंडिया जो है, यहाँ पे देखना जो मैंने द वॉइस ऑफ पीपल बताया है, ठीक है, तो द वॉइस ऑफ पीपल बोले तो कस्तूरी रंगन अयंगार है। नाउ वॉइस ऑफ इंडिया अगर आप बोले आपको, तो ये बेसिकली किसके द्वारा था, तो ये था दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ठीक है। और गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा कौन सा किताब लिखा गया था, तो हितवाद और न्यूज़पेपर यू कैन से, ठीक है। तो गलत कौन सा है, तो वो है बेसिकली डी ऑप्शन, ठीक है। करेक्शन क्या है वो भी मैंने बता दिया है। नाउ 99 नंबर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट इंक्लूडेड इन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सब्सिडरी अलायंस सिस्टम ऑफ लॉर्ड वेलेजली। कौन सा जो है नहीं इंक्लूडेड है इन टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सब्सिडरी अलायंस ऑफ लॉर्ड वेलेजली। ये बेसिकली जो है द ब्रिटिश वुड प्रोटेक्ट देयर एलाई, ये बात था, ठीक है, सब्सिडरी अलायंस में कि ब्रिटिश जो है अपने एलाई को प्रोटेक्ट करेगा। द एलाई वॉज फ्री टू एंटर इन टू एन एग्रीमेंट विथ अदर रूलर्स और इंगेज इन वॉरफेयर, ये बात गलत है। यहाँ पे बेसिकली फॉरेन पॉलिसी जो है टोटली ख़त्म कर दिया गया था, टोटली जो है विदाउट मतलब गवर्नर जनरल आप फर्दर फॉरेन पॉलिसी नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे ये फ्री वाला स्टेटमेंट जो है उसकी वजह से गलत हो गया है, ठीक है। तो नॉट इंक्लूडेड बोला है, तो ये राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बट बाकी क्या सही है वो देख लेते हैं। इन द टेरिटरी ऑफ द एलाई ब्रिटिश आर्म्ड कंटिजेंट वुड बी स्टेशन, तो ये भी बात ट्रू है कि जहाँ पे जैसे जिसके साथ एलाई बन गया उसके साथ उसके टेरिटरी में ब्रिटिश आर्म कंटिजेंट वहाँ पे होगा, ठीक है। इवन जो कोर्ट था, मतलब जो प्रोविंशियल कोर्ट था, वहाँ पे भी चाहे रूलर का कोर्ट होगा, वहाँ पे भी एक सीनियर ऑफिसर जो है ब्रिटिश आर्मी का बैठा रहेगा, तो जो भी डिस्कशन होगा उसको पता होगा वहाँ पे, ठीक है। तो डी ऑप्शन है द एलाई वुड हैव टू प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द ब्रिटिश आर्म कंटिजेंट, ये बात ट्रू है, ठीक है। नाउ अब सब्सिडरी अलायंस कौन लाया था, तो लॉर्ड वेलेस्ली, इसको याद रखना। 120 नंबर क्वेश्चन और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि रिसेंटली आर्कियोलॉजिकल स्टडीज एट विच वन अमंग द फॉलोइंग रिवील्ड एट बाई 1200 BCE देयर वाज ए फ्लरिशिंग एग्रेरियन सिविलाइजेशन एंड द कल्टिवेशन ऑफ राइस वाज वेल एस्टेब्लिश्ड एट दिस प्लेस। ये बेसिकली था कौन सा प्लेस, तो ये था विंसिट ऑफ तमीर बरानी रिवर। और ये कहाँ पे था बेसिकली, तो ये था तमिलनाडु में, जो कि 3200 साल पुराना है। और इसका जो है तामीर बरानी रिवर जो है इसका वेस्टर्न घाट ओरिजिन होता है, राइट। यहाँ पे देखो इसको और किस नाम से जानते हैं, तो पुरानी सिविलाइजेशन। तो पुरानी सिविलाइजेशन कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो इट वाज इन तमिलनाडु, राइट, जहाँ पे ऑलरेडी हम एग्रेरियन सिविलाइजेशन भी देखते हैं, फ्लरिशिंग एग्रेरियन सिविलाइजेशन था, ठीक है। कल्टीवेशन ऑफ राइस होता था वहाँ पे, वेल एस्टेब्लिश था। तो अगर पुरानी सिविलाइजेशन भी बात करें तो ये आप तमिलनाडु में करके आना, ठीक है। नाउ ऑब्वियसली रिवर कौन सा एसोसिएटेड था, तामीर बरानी रिवर, राइट, जहाँ पे आपको ये सब देखने को मिलेगा। नाउ रायचूर दोआब की बात की है, रायचूर दोआब का बात हुआ है यहाँ पे, तो ये बेसिकली किस एरिया को बोलते थे, जो तुंगभद्रा रिवर थी, ठीक है, और कृष्णा रिवर थी, इसके बीच के जो एरिया है उसको रायचूर दोआब बोलते थे। ये बेसिकली विजयनगर का पार्ट था, ठीक है। यहीं पे विजयनगर और बहमनी किंगडम के बीच में ज़बरदस्त लड़ाई होती थी, ठीक है, आई मीन कन्फ्लिक्ट एरिया था इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो अगर पूछे कि रायचूर दोआब किस रिवर के बीच में है, तो वो था बेसिकली तुंगभद्रा रिवर एंड कृष्णा रिवर के बीच में, ठीक है। नाउ विंसिटी ऑफ वंशधारा रिवर, ये बेसिकली बे ऑफ बंगाल को ड्रेन करती है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश बॉर्डर पे इसको देखने को मिलेगा। तो अगर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को सेपरेट कौन सा रिवर करता है, तो ये बेसिकली वंशधारा रिवर है, ठीक है। आई होप आज का डिस्कशन आपको कंप्लीट लगा होगा, एकदम हॉलिस्टिक एक्सप्लेनेशन के साथ में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ठीक है, ओके।